गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार गठित की गई और भारत में अनेक कठिनाइयों को दूर करते हुए संघीय शासन व्यवस्था को किस प्रकार सफल बनाया। आइए भारतीय संदर्भ में देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद अनेक देशी रजवाड़े भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कूटनीति से शामिल कर लिए। शामिल करने के बाद भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ। हालांकि संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन संविधान में यह वर्णन किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इस प्रकार से मूल रूप से भारत में दो स्तरीय शासन व्यवस्था लागू की गई। एक केंद्रीय स्तर, नंबर 2 राज्य स्तर। केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार गठित की गई और देश को विभिन्न इकाइयों में बांटने के बाद वहां पर प्रांतीय सरकारें अर्थात राज्य सरकारें गठित की गई। केंद्र सरकार वह होती है जो पूरे देश के ऊपर शासन चलाती है, जिसको संघ सरकार भी हम कह सकते हैं। राज्य सरकारें उन्हें कहते हैं जो प्रांतीय या राज्यों में शासन चलाती हैं, उसे राज्य सरकारें या प्रांतीय सरकारें कहा जाता है। इससे अलग कुछ ऐसे भूभाग भारत के अंदर मौजूद हैं जिन्हें हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ये केंद्र शासित प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जिनके ऊपर, इनके नाम से स्पष्ट है, केंद्र शासित, शासन चलाना। कौन चला रहे हैं शासन? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अधीन होते हैं ये। विशेष रूप से केंद्र सरकार के अधिकार में ये होते हैं और इन केंद्र शासित प्रदेशों का आकार छोटा होने के कारण इनको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। इनकी संख्या आज वर्तमान में जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा प्राप्त था उसको समाप्त करने के बाद उसके 2 टुकड़े बना करके केंद्र शासित प्रदेश वो बना दिए गए। इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आज वर्तमान में 9 हो गई है और राज्य 28 राज्य हैं। अब संविधान में प्रावधान किया गया कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उन दोनों सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाए। दोनों के बीच में विधायी अधिकार बांटे गए। वो विधायी अधिकार दोनों सरकारों के बीच में संविधान में किस तरह से जो है उनका प्रावधान किया गया। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकार। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है
इससे संबंधित हर बार प्रश्न होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का वर्णन कीजिए। अर्थात जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उनके बीच शक्तियों का बंटवारा। किस प्रकार किया गया। भारतीय संविधान के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकार का वर्णन जो किया गया है वो 3 सूचियों में किया गया है। 3 सूचियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है तो आप बताएंगे 3 सूचियों में किया गया है। कौन कौन सी वो सूचियां हैं, किस किस में कौन कौन से विषय आते हैं, देखिए। पहली सूची संघ सूची। संघ सूची में वे विषय आते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। इसमें ऐसे मामले होते हैं जो पूरे देश के लिए विचारणीय होते हैं, जैसे मुद्रा है, प्रतिरक्षा है, डाक व्यवस्था है, बैंकिंग है, रेलवे है, सेना है, परमाणु ऊर्जा है। अनेक ऐसे विषय हैं जो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं और ये विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं। राष्ट्रीय महत्व के होने के कारण इनको संघ सूची में डाला गया है और इन विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। दूसरी जो है वो है राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय दिए गए हैं उन विषयों पर केवल राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। उनके अंदर कौन कौन से विषय हैं, वो विषय हैं जैसे परिवहन। अब परिवहन में क्या आएगा, रोडवेज, जैसे हरियाणा रोडवेज, राजस्थान रोडवेज, यूपी रोडवेज। परिवहन में समुद्री जहाज नहीं आएंगी, परिवहन में वायु परिवहन नहीं आएगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय महत्व के हैं, वो संघ सूची में शामिल हो जाएंगे। राज्य सूची में जो सड़क परिवहन है वही शामिल है। दूसरी बात, पुलिस। आपने देखा होगा लोग पूछते हैं भाई किस नौकरी में लगा है, कहेंगे मैं हरियाणा पुलिस में हूं। कोई ये नहीं कहता मैं भारतीय पुलिस में हूं। और किसी से पूछ लिया भाई कौन सी पुलिस में, चंडीगढ़ पुलिस में हूं, यूपी पुलिस में हूं, राजस्थान पुलिस में हूं। तो पुलिस एक स्टेट को इंडिकेट करती है। तो जो राज्य सूची है उसके अंदर जो पुलिस का विषय है वो शामिल है। व्यापार, वाणिज्य, ये ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के जो विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को। राज्य सरकारें ही उन विषयों पर कानून बना सकती हैं। तीसरा, अब 2 सरकारें ऊपर दी गई हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब एक के अंडर आ गई संघ सूची, दूसरे के अंडर आ गई राज्य सूची। अब जो तीसरी सूची रह गई है, तीसरी सूची का नाम है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंदर जो विषय दिए गए हैं जो संविधान में वर्णित है, इस सूची में शिक्षा,
जो आज हम शिक्षा ले रहे हैं, दे रहे हैं, एजुकेशन, ये समवर्ती सूची का विषय है। और कई बच्चे इसको राज्य सूची में लिख करके आते हैं, जो कि गलत है। और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा जो है वो किस सूची का विषय है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। वन, मजदूर संघ, परिवार से संबंधित जो बातें हैं, विवाह है, तलाक है, गोद लेना है, ये विषय ऐसे हैं जो समवर्ती सूची में शामिल है। और इन विषयों पर दोनों सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वो कानूनें बना सकती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो। परंतु अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद हो जाए, मतभेद हो जाए, टकराव हो जाए, तो ऐसे समय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होगा। ये 3 सूचियां जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, इनके विधायी अधिकारों को निश्चित किया गया है। अब देश के अंदर कुछ ऐसे विषय बच गए जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं हो पाए। ना संघ सूची में शामिल हुआ, ना राज्य सूची में शामिल हुआ, और ना ही समवर्ती सूची में शामिल हुआ, या शामिल होने से रह गए, या कुछ विषय बाद में आए। ऐसे विषयों को जो नाम दिया गया उसे हम कहते हैं बाकी बचे विषय। एक शब्द में अगर हम कहें तो इनको हम कह सकते हैं अवशिष्ट शक्तियां। कई बार पूछा जाता है बाकी बचे विषय से आप क्या समझते हैं, तो आपने बताना है कि 3 सूचियां जो संविधान में वर्णित है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों में जो विषय शामिल नहीं हो पाए या शामिल होने से रह गए हों उन्हें बाकी बचे विषय कहते हैं। दूसरा इनका जो नाम है वो अवशिष्ट शक्तियां हैं, और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शक्तियों का बंटवारा करने के बाद हम अवलोकन करते हैं कि यहां पर हमें केंद्र सरकार मजबूत दिखाई देती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कैसे कह सकते हैं कि केंद्र सरकार भारत के अंदर राज्य सरकारों से ज्यादा शक्तिशाली है, या केंद्र सरकार को ज्यादा अधिकार संविधान में दिए गए हैं, तो आप इसी में से आप निकाल सकते हैं कि केंद्र सरकार को संघ सूची पर विषय बनाने का अधिकार है, केंद्र सरकार को समवर्ती सूची के विषयों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है, बाकी बचे विषय जो है वो भी केंद्र सरकार को दे रखे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि केंद्र सरकार भारत में अधिक शक्तिशाली है। जो संघात्मक ढांचा भारत ने अपनाया है वो उस संघात्मक ढांचे का जो रूप है वो है साथ लेकर चलने की नीति, या साथ लेकर संघ बनाना। और संघवाद के ऐसे तरीके में जो केंद्र सरकार होती है, जो अपने देश को अनेक इकाइयों में बांट करके वहां पर सरकारें स्थापित करती है, वो सरकारें केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। ऐसे तरीके में राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से ज्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं होती। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में जो संघवाद है उसको सफल बनाने में किस प्रकार से अनेक कठिनाइयों को दूर किया। वो कठिनाइयां कौन कौन सी हैं देखिए।
आगे भारत में संघीय शासन व्यवस्था को कैसे चलाया। भारत की आजादी के बाद भारत को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। जो पहली कठिन परीक्षा थी भारत के सामने एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश में, वो थी भाषाई राज्यों का गठन। भारत के अंदर ये देखिए मानचित्र में, यहां ये जो क्षेत्र है ये आज वर्तमान में आंध्र प्रदेश है। पहले ये पूरा का पूरा मद्रास राज्य हुआ करता था। इस मद्रास राज्य के अंदर दो भाषी लोग रहते थे, एक तमिल भाषी लोग और दूसरे तेलुगु भाषी लोग। तेलुगु भाषी लोगों ने एक अलग राज्य की मांग की, लेकिन उनकी मांग को केंद्र सरकार ने नकार दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से देश की एकता कमजोर हो जाएगी, देश टूटकर बिखर जाएगा। इस बात से केंद्र सरकार बिल्कुल डरी हुई थी, परंतु तेलुगु भाषी लोग जो थे वो अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने एक नई राज्य आंध्र प्रदेश की मांग पूरी करवाने के लिए उग्र आंदोलन छेड़ दिया। फिर भी सरकार नहीं मानी। इस आंदोलन में आंध्र प्रदेश का जो नेता था, उस नेता की अनशन के कारण मृत्यु हो गई। केंद्र सरकार ने देखा कि बात बिगड़ जाएगी, तो केंद्र सरकार ने 1953 में मद्रास से तेलुगु भाषी लोगों का जो क्षेत्र था उसको अलग करके भाषा के आधार पर एक नए राज्य का गठन किया, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो आपने बताना है आंध्र प्रदेश। एक आयोग गठित किया गया केंद्र सरकार द्वारा ताकि इस समस्या को पूर्ण रूप से सुलझाया जाए, और वो उस आयोग का नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया और इस आयोग की सिफारिशों को 1 नवंबर 1956 को देश में लागू कर दिया गया। इस प्रकार जो भाषा के आधार पर जो देश के अंदर टकराव की संभावना बन गई थी, उसको सुलझा दिया गया। इसके बाद यहां ये बंबई राज्य था पहले। इस बंबई राज्य में भी प्रमुख रूप से दो भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, मराठी और दूसरे गुजराती। गुजराती भाषा बोलने वालों ने यह मांग रखी कि हमारा भी एक अलग राज्य बना दिया जाए। उनकी मांग को भी केंद्र सरकार ने मान लिया और गुजरात जो आज वर्तमान में है, उस गुजरात को भाषा के आधार पर एक नए राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई। और
महाराष्ट्र, बंबई जो राज्य बचा ये महाराष्ट्र, यानी कि बंबई जो है जो राज्य के रूप में था पहले वो लुप्त हो गया है। आज बंबई नाम का कोई भी राज्य भारत में अस्तित्व में नहीं है। इसी प्रकार मद्रास जो पहले राज्य था, लेकिन आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया गया और जो बचा भाग उसको तमिलनाडु के रूप में दिया गया। इस प्रकार से मद्रास राज्य के दो पार्टिसिपेशन हो गए, एक आंध्र प्रदेश और एक तमिलनाडु। मद्रास राज्य आज शहर के रूप में भारत में अस्तित्व में है, पहले ये एक स्टेट के रूप में अस्तित्व में था। उसके बाद यहां पंजाब 1966 में भाषा के आधार पर ही पंजाबी भाषी और हिंदी भाषी लोगों का अलग अलग क्षेत्र बना दिया गया, अलग अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिए गए और इस प्रकार 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हुआ। तो हम देखते हैं कि भाषा के आधार पर जिन राज्यों का जन्म हुआ भारत के अंदर आजादी के बाद, वो राज्य है आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना, गुजरात, हरियाणा और पंजाब से एक राज्य और अलग हुआ था उसी समय हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी भाषा के आधार पर अलग हो गया पंजाब से। तो इस प्रकार से भारत सरकार ने जो एक कठिन परीक्षा थी उसमें भारत की संघीय शासन व्यवस्था सफल हुई। अब दूसरी जो कठिन परीक्षा थी वो कौन सी थी? देखिए, दूसरी है भाषाई नीति। भाषा से संबंधित जो पॉलिसी स्वतंत्रता के बाद संविधान में अपनाई गई, वहां भी कुछ दिक्कतें आई। हिंदी को राजभाषा बनाया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, ध्यान रहे भारत के अंदर संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और उन 12 अनुसूचियों में जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है। भाषाओं से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। इस 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। वैसे तो हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, संख्या में बहुत ज्यादा है, लेकिन 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता दे दी गई, जिन्हें अनुसूचित भाषाएं भी कहा जाता है। अनुसूचित भाषा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इनको अनुसूची में शामिल कर लिया गया। अनुसूची में शामिल करने के कारण इनको अनुसूचित भाषा कहा गया। तो अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22। और अगर हिंदी को छोड़ दे, कई बार पूछा गया है कि हिंदी के अतिरिक्त भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है या कितनी भाषाएं अनुसूचित भाषाएं हैं, तो आपने 21 बतानी है, क्योंकि हिंदी को मिलाकर ही 22 भाषाएं भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त हैं। इसके बाद कई बार पूछा गया है गैर अनुसूचित भाषा। बच्चे इस दिक्कत में आ जाते हैं कि गैर अनुसूचित भाषा क्या है। तो आपको आज समझना होगा इस बात को। मैंने बताया अनुसूचित भाषा वो है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है, जिनकी संख्या कुल 22 है
और उन 22 भाषाओं के अलावा जो भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है वो गैर अनुसूचित भाषाएं कहलाती हैं। जैसे जैसे राजस्थानी जो भाषा है वो गैर अनुसूचित भाषा है, इसको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद भोजपुरी, ये भी गैर अनुसूचित भाषा है। तीसरी बात बुंदेलखंडी, बुंदेलखंडी जो है ये भाषा गैर अनुसूचित भाषाओं में शामिल है। मगही ये गैर अनुसूचित भाषाओं में शामिल है। देखना भाई एक बार दिखाई दे रहा है क्या, नीचे वाली जो है दिखाई दे रही है? ओके, थैंक यू। तो ये जो भाषाएं हैं गैर अनुसूचित भाषाओं में मानी जाती हैं, राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और मगही। एक बार पूछा गया है एग्जाम में और बच्चे इसको कर नहीं पाते, इसलिए आज अच्छी प्रकार से इस जो बात है अच्छी प्रकार से अपने जहन में बिठाएं कि अनुसूचित भाषाएं किसे कहते हैं और गैर अनुसूचित भाषाएं किसे कहते हैं। अनुसूचित भाषाएं वे होती हैं जिनको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, और गैर अनुसूचित भाषाएं वे हैं जिनको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में या किसी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और मगही। अब इसमें भारत सरकार ने कहा कि 1965 में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होना बंद हो जाएगा भारत के अंदर। अंग्रेजी भाषा को बंद कर दिया जाएगा 1965 में। और जब 1965 आया और जब अंग्रेजी भाषा को हटाने की बात कही गई, खासकर दक्षिणी भारत में, तो दक्षिणी भारत में तमिलनाडु में उग्र रूप धारण कर लिया गया कि भाई अंग्रेजी भाषा अगर हट जाएगी तो हमारे को सहन नहीं होगा। यहां पर भी केंद्र सरकार ने समझदारी से काम लिया और इस अंग्रेजी भाषा को जो का त्यों रहने दिया, और इस प्रकार यहां पर भी भारत सरकार ने संघीय शासन व्यवस्था को कायम रखा और एक टकराव से देश की इस शासन प्रणाली को बचा लिया। दो बातें ये मैंने आपको बताई, भाषाई राज्यों का गठन और भाषाई नीति। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी जो है वो कितने प्रतिशत लोग भारत में कुल आबादी का बोलते हैं, तो आप बताएंगे 43.63% लोग, लगभग 44% लोग, लगभग 2011 की जनगणना, जो पिछले जनगणना की बात कर रहा हूं मैं, उस जनगणना में जब सर्वे किया गया तो उसमें भारत के अंदर कुल आबादी का 44% लोग हिंदी बोलते हैं। 44% लोगों की जो मातृभाषा है वो हिंदी है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में 1947 से पहले वे राज्य बताइए जिनके नाम आज बदल गए। 1947 से पहले के वे राज्य बताइए जिनके नाम आज बदल गए हैं। तो इसमें आपने अपना उत्तर देना है, ये पूछा गया है। मद्रास, देखिए 1953 में आंध्र प्रदेश बना, तमिलनाडु बना, और मद्रास जो है एक शहर के अस्तित्व में रह गया। मद्रास पहले स्टेट था, लेकिन
आज उसका नाम बदल गया है, तो इसमें हम उत्तर देंगे मद्रास। दूसरा, बंबई आज शहर है और 1947 से पहले ये एक राज्य हुआ करता था, लेकिन आज नाम बदल गया है इनका। आज यहां महाराष्ट्र है, यहां गुजरात है, तो बंबई आप लिखेंगे। तीसरी बात, गुजरात से ऊपर यहां राजस्थान है और इस राजस्थान को उस समय राजपुताना कहा करते थे। राजपुताना 1947 से पहले इसका नाम राजपुताना हुआ करता था, एक देशी रियासत के रूप में इसको जाना जाता था, लेकिन नाम बदल गया, राजस्थान है आज, तो आप लिख सकते हैं राजपुताना। अब हम लेते हैं यूपी को। ये यहां यूपी है, नेपाल के नीचे यूपी। ये यूपी जो है उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जानी जाती थी। आज उत्तर प्रदेश है ये, लेकिन उस समय इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। बीच में मध्य प्रदेश है, यहां एमपी मध्य प्रदेश। आज से पहले जो एमपी आज अस्तित्व में है, उस समय इसको पुकारा जाता था मध्य प्रांत। मध्य प्रांत के नाम से कहा जाता था। ये आज हम मानचित्र पर देखते हैं तो ये नाम आज हमें राज्य के रूप में नहीं मिलते, जबकि 1947 से पहले ये राज्य हुआ करते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1947 से पहले भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जिनके नाम आज बदल गए हैं, तो आपने मद्रास, बंबई, राजपुताना, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत ये बताना है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई आप जिस गांव में रहते हैं, क्या वो गांव आज उसी प्रांत का हिस्सा है जो पहले था 1947 से, 1966 से पहले था? देखिए, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हमें पता है कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब प्रांत से अलग हुआ। 1966 से पहले हमारा गांव पंजाब प्रांत में आता था, लेकिन आज हमारा गांव हरियाणा राज्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि उन राज्यों के नाम बताइए जो राज्य बड़े हो गए थे और राज्य बड़े होने के कारण उनमें से नए राज्य बना दिए गए, उन राज्यों के नाम हमने मानचित्र पर ढूंढना है। तो देखिए, छत्तीसगढ़, ये राज्य की विशालता जो मध्य प्रदेश है उससे अलग किया गया। मध्य प्रदेश आकार में बड़ा हो चुका था, इसलिए उससे एक अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित किया गया जिसका नाम छत्तीसगढ़ है। यहां आप देखिए, उत्तराखंड यूपी का एक भाग था पहले, लेकिन आज उत्तराखंड एक स्वतंत्र राज्य है। यह भी इसी का उदाहरण माना जाता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, और 1 नंबर में कई बार पूछा जाता है कि तेलंगाना कब स्वतंत्र हुआ, कब एक राज्य बना आंध्र प्रदेश से। तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था
2014 में प्रश्न पूछ लिया जाए तेलंगाना राज्य कब बना? 2014। किस प्रांत से अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि भारत के अंदर संघीय शासन व्यवस्था को किस प्रकार से संचालित किया गया। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।